Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So once again, SYBCom के अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के जो स्मॉल सम्स है उसको लेके मैं वापस आया हूँ। ये सारे पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है तो सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप कवर करके लेके जा सकते हो अच्छा है, ठीक है, तो वो कवर करके जाना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृपा हैड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी फाइंड आउट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करके उनको दे देनी है, दैट्स इट। ठीक है, क्या क्या मिसिंग है पहले देख लेते हैं। फेस वैल्यू मिसिंग है। जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने यही चीज समझाई थी आपको। ठीक है, रेट, ये रेज नहीं है, ये रेट है, ये रेट है। ठीक है, रेट, रेट ऑफ ब्रोकरेज एंड ब्रोकरेज का परसेंटेज दे दिया। ठीक है, फेस वैल्यू उन्होंने दे दी है, सारी चीजें उन्होंने फाइंड आउट कर दिया। बहुत ही सिंपल सम है, मतलब इतना इजी सम है, आप डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हो। देखो क्या है यहाँ पे, परचेज क्या फेस नहीं पता हमें, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फेस वैल्यू है, जो भी हमारी फेस वैल्यू है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम रेट जितना भी दिया है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, 95% से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, फिर 1% ब्रोकरेज उन्होंने बोला है, क्या 1% ब्रोकरेज उन्होंने बोला है, तो 1% ब्रोकरेज होगा। अगर 1% ब्रोकरेज होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो अमाउंट या हमारा परचेज होगा या सेल होगा, कुछ भी होगा, वो 100 होगा ना। कुछ भी होगा वो 100 होगा, सिंपल है। 1 का ब्रोकरेज है तो 100 का हमारा परचेज या सेल जो भी होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो 1 के सामने 1425 ऐसा लिख सकता हूँ। 1 के सामने 1425, तो 100 के सामने कितना, इट इज दैट सिंपल, तो 142500। ठीक है, 1,42,500। देखो अगर आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं, अगर ब्रोकरेज और ब्रोकरेज का परसेंटेज और ब्रोकरेज दोनों चीज आपके सामने है ना, तो सिंपल सिंपल क्या करो, 1425 डिवाइड बाय 1% कैलसी पे दबा दो तो 1,42,500 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस 95%। बस अब आपको एक इक्वेशन बनाना है, x मल्टीप्लाई बाय 95% इज इक्वल टू 1,42,500। x इज इक्वल टू 1,42,500 डिवाइड बाय 95%। x वुड बी, ये 95% है, 1,42,500 डिवाइड बाय 95% कैलसी पे दबाओगे तो सीधा 1,50,000 आ जाएगा। ये आपका फेस वैल्यू आ गया, ये 1,50,000 यहाँ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, यहाँ पे फेस वैल्यू उन्होंने दे दिया, ये सेकंड वाले में उन्होंने दे दिया। हम क्या करते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितना है, वो परसेंटेज, ये यहाँ पे कैसा 95 था, यहाँ पे वो परसेंटेज नहीं दिया। ठीक है, परसेंटेज नहीं दिया तो नहीं पता। ठीक है, जितना परसेंटेज होगा एक्स परसेंटेज, नहीं पता था एक्स परसेंटेज, सिंपल। क्या अमाउंट है वो भी नहीं पता, पर हमें इतना पता है ब्रोकरेज पता है, तो ब्रोकरेज यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ब्रोकरेज 1.5% थी। ब्रोकरेज 1.5% है तो टोटल अमाउंट मिल सकता है ना, कि भाई 1.5% की ब्रोकरेज थी तो हमारा 100 का जो भी परचेज या सेल का वैल्यू 100 होगा। तो 1.5 के सामने 2754 है, 1.5 के सामने 2754 है, तो सिंपल सिंपल कर देते हैं, 2754 डिवाइडेड बाई 1.5% है, डायरेक्टली वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1,83,600। ये हमारा टोटल वैल्यू 1,83,600। देखो मल्टीप्लाई बाय 1.5% करोगे ना आप, अगर मल्टीप्लाई बाय 1.5% करोगे तो 2754 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5%। अब यहाँ पे करना है 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 1,83,600। ये पूरी जो चीज आपने लिखी है ना उसको मैंने इज इक्वल टू करके आप इक्वेशन, यहाँ पे भी वही किया था, यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। बस अब कुछ मत करो, एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 1,83,600 डिवाइडेड बाय 1,80,000। एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू, कुछ मत करो, 1,83,600 डिवाइडेड बाई जो भी अमाउंट है 1,80,000 लिख दो, तो 1.02। ये 1.02 है ना, कुछ नहीं, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1.02 को, तो x इज इक्वल टू 1.02 मल्टीप्लाई बाय 100, या तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली 102 लिख दोगे तो भी चलेगा। इज दैट सिंपल। अगर आपको चेक करना है तो कर लो, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 102% आप दबाओगे तो 1,83,600 आएगा, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1.5% दबाओगे तो 2754 का ब्रोकरेज भी आएगा। देखो इससे इजी इजी चीज आपको नहीं बता सकता था, जो भी इजी ट्रिक है मैं सारी बता चुका हूँ। ये दो सम जो मैंने इन्वेस्टमेंट के बताए हुए प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, इस लेक्चर में भी ये जो बताया, बस
ये दोनों कम करके चले जाओ, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल है, आप बुक में से रीड कर सकते हो। गिव योर फोर इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के लिए थ्योरी दी हुई है, बुक के अंदर से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीपुर फॉरेन सिटीजन। भाई फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन में रहता है वो तो, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19, असेसमेंट ईयर 2018-19 के बारे में बोला है। ठीक है, मैं असेसमेंट ईयर जो उन्होंने बोला है ना उसका हिसाब से करूंगा। आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर 2000 असेसमेंट ईयर 2018-19 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 17-18। असेसमेंट ईयर 18-19 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 17-18। ठीक है भाई, हमारे लिए रूल क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर होना चाहिए। क्या है? नहीं है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड बेसिक कंडीशन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 डेज या मोर होना चाहिए, यस है। एंड प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर में 365 डेज या मोर होना चाहिए। क्या? 365 डेज या मोर होना चाहिए। कर देते हैं 365 डेज या मोर। ठीक है, ऑलरेडी 365 है भाई, 365 तो एक में ही है, मतलब बेसिक कंडीशन बंदे ने सेटिस्फाई की है। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की मतलब वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं रेसिडेंट के बाद क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एंड ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के लिए हम क्या देखते हैं कि पिछले पिछले प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में क्या 2 साल तक वो रेसिडेंट है कि नहीं है, पहले वो देखना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पहले वाले में देखते हैं। प्रीवियस ये 4 साल की इंफॉर्मेशन उसने दी है, फॉरेन सिटीजन है, तो मैं ऐसा मान लेते हैं कि ये 13 से पहले वो बंदा इंडिया में नहीं आया होगा क्योंकि फॉरेन सिटीजन है। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर से पहले वाले पहली चीज स्टार्ट करते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन है क्या? एडिशनल कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल के अंदर 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के 7 ईयर्स में 720 डेज तक वो इंडिया में होना चाहिए। सिंपल है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। भाई बेसिक कंडीशन बंदे ने सेटिस्फाई की है, अब एडिशनल कंडीशन पे आते हैं। एडिशनल कंडीशन में क्या बोला है? प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। तो इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं। इसमें तो भाई वो इंडिया में था ही नहीं, तो इसमें तो वो रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। 16-17 में नहीं हो सकता। 16-17 जो ऊपर जाता है 15-16 में, 15-16 में उसको सिर्फ बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है अपने को। तो 182 डेज से मोर है, अरे भाई ये यहाँ पे नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे तो रेसिडेंट हो गया। 365 में मतलब 182 डेज से ज्यादा है बंदा, तो मतलब 15-16 में तो इंडिविजुअली वो रेसिडेंट है। सिंपल है। फिर 14-15 में जाता है। 14-15 में वो 182 डेज से कम दिन के लिए इंडिया में है। पर पर दूसरी बेसिक कंडीशन तो देखनी पड़ेगी, क्या 60 डेज के लिए है? हाँ है। 155 डेज के लिए, 60 डेज से ऊपर है। पर क्या वो 365 डेज से ऊपर है प्रीसीडिंग देन प्रीवियस 4 ईयर्स? इससे पहले वाले 4 साल के लिए, तो इससे पहले वाला तो एक ही साल की इन्फॉर्मेशन है 230 डेज, उससे पहले वो इंडिया में था ही नहीं, ऐसा मान लेते हम लोग। तो मतलब 365 डेज नहीं है, मतलब यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं 2013-14 में, 13-14 में 230 डेज के लिए इंडिया में 182 डेज से ज्यादा, मतलब वो रेसिडेंट है बंदा। तो मतलब प्रीवियस 4 साल में ही 2 साल में रेसिडेंट हो गया वो। मतलब हमारी पहली वाली एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, पहली वाली एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी वाली एडिशनल कंडीशन क्या है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल के अंदर 720 डेज के लिए होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल की ही इंफॉर्मेशन है, तो 4 साल की इंफॉर्मेशन में टोटल करते हैं क्या 720 डेज के लिए इंडिया में है, तो ये तीनों साल का टोटल करते हैं। 230 डेज, 230 डेज प्लस 155 डेज प्लस 365 डेज, 750 डेज, दैट्स इट, हो गया 720 डेज से ज्यादा, मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, अब सारी चीज लिख के बताता हूँ क्या है सारी चीज, तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। जिसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे अच्छे से उसको पूरे सेक्शन के साथ सब कुछ याद होगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ क्या चीज है। सबसे पहले हमने क्या देखा? बेसिक कंडीशन देखी। बेसिक कंडीशन कैसे होती है, पहले लिखते कैसे वो भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है प्रीवियस ईयर, लिखना होता है प्रीवियस ईयर। देखो आपके केस में 2022-23 होगा, यहाँ पे जो लिखा है वो मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर 2017-18 एंड असेसमेंट ईयर 2018-19। फिर आपको लिखना है कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीपू, दीपू का रेसिडेंशियल स्टेटस है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी है आपको लिख देता हूँ,
देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन कितना होना चाहिए? फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, ही शुड बी देयर इन इंडिया, ही मस्ट बी देयर इन इंडिया इन प्रीसीडिंग 182 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, 182 डेज और मोर होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर। और दूसरा है 60 डेज और मोर एंड 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग के 4 प्रीवियस ईयर में, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज तक यहाँ पे होना चाहिए, चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सी कंडीशन बंदे ने सेटिस्फाई की? बेसिक कंडीशन। हाँ, मैं प्रीवियस ईयर में मैंने चेक किया, प्रीवियस ईयर कौन सा है? 17-18। 17-18 में फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की थी, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई की। 60 डेज से ज्यादा है वो, हाँ 65 डेज के लिए। एंड उससे पहले वाले 4 साल के अंदर, उससे पहले वाले 4 साल के अंदर तो वो 750 डेज के लिए इंडिया, मतलब 365 डेज के लिए तो है ही। मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या बोलते हैं? एडिशनल कंडीशन है, आपको लिख देना है फर्स्ट, ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर 2 years थ्रू प्रीवियस ईयर इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल के लिए वो रेसिडेंट होना चाहिए। बीच में एंड लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ही मस्ट बी देयर इन इंडिया फॉर 730 डेज, 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने क्या किया? प्रीवियस ईयर से पहले वाले, वापस सारी चीज मैं रब कर देता हूँ, वापस बता देता हूँ क्या। प्रीवियस ईयर से पहले वाले, प्रीवियस ईयर से पहले वाला कौन सा साल है? प्रीवियस ईयर से पहले वाला ये 2016-17, ये सबको इंडिविजुअली मैं चेक करूंगा क्या वो रेसिडेंट है। यहाँ पे तो वो इंडिया में था ही नहीं, तो रेसिडेंट तो कैसे होगा? नॉन रेसिडेंट। फिर 15-16 में इंडिविजुअली रेसिडेंट है कि नहीं, उसके लिए मुझे ये दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए इंडिविजुअली। तो देखो 15-16 में वो इंडिया में 182 डेज और मोर ही है, तो मतलब पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दी उसने, तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो रेसिडेंट हो जाएगा। फिर 14-15 में देखो कितने दिन तक इंडिया में था? 155 डेज में इंडिया में था, मतलब 182 डेज और मोर नहीं था। तो सेकंड कंडीशन देखो 60 डेज और मोर। यस 60 डेज और मोर है यहाँ पे, पर एंड बोला है 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 365 डेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो 230 डेज है, उससे पहले वो इंडिया में नहीं था। क्यों? क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, तो ऐसा मान लेता हूँ वो इंडिया में नहीं आया था। ठीक है, तो भाई वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं। अब 13-14 में देखते हैं। 13-14 में 230 डेज के लिए इंडिया में था, 182 डेज के लिए था, यस तो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मतलब वो 2 साल के लिए तो रेसिडेंट है, मतलब ये एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब ये प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 7 साल में, उससे पहले वाले 7 साल में 730 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। तो उससे 4 साल ही में ही इंडिया में था वो, बस। तो जितने दिन के लिए इंडिया में था उसका टोटल कर लो, तो 230 डेज प्लस 155 डेज प्लस 365 डेज, 750 डेज के लिए था, 730 डेज के लिए तो था ही वो। मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये सारी चीज जो मैंने बोली वो सब लिख देनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डन है? ओके, चलो उसके बाद डी पे जाते हैं। डी में क्या बोला है उन्होंने? रिया हैड परचेज 300 अनलिस्टेड शेयर्स। देखो अनलिस्टेड शेयर्स जब भी होते हैं ना, तो उसको, ये वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या स्मॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे 2 साल देखा जाता है। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर में, लिस्टेड में 1 ईयर देखा जाता है, यहाँ पे 2 साल देखा जाता है। इन रिलायंस लिमिटेड फॉर 1500 पर शेयर ड्यूरिंग 2000-2001। 2000-2001 में उसने 1500 रुपए का पर शेयर उसने शेयर लिए थे। 50% ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। 17-18 में उसने सेल कर दिए 5000 पर शेयर। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज द रेसिडेंशियल हाउस फॉर 3,75,000। टैक्सेबल गेन निकालो। देखो भाई, यहाँ पे हमें डायरेक्टली सोचना है। देखो अगर यहाँ पे आपके हिसाब से मैं बना देता हूँ सबको, कि उसने सेल किया 2022-23 में, ऐसा समझ लो 2022-23 में उसने 5000 पर शेयर में सेल किया।
2022-23 का इंडेक्स नंबर है 331। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल सेल कंसिडरेशन, पहले कैपिटल गेन निकालते हैं, फिर आपको बताता हूँ एग्जाम्पशन कैसे लेना है। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन कैसे आएगा, सेल कंसिडरेशन जितने रुपए में उसने सेल किया वो लिख दो। कितने रुपए में सेल किया भाई, 50% शेयर सेल किए ना, तो 300 शेयर थे, उसमें से 50% मतलब 150 शेयर सेल किए, 150 शेयर उसने सेल किए, वो भी 5,000 रुपए के ऊपर, 150 इंटू 5,000, दैट इज 7,50,000 रुपीज में उसने सेल किया ये शेयर्स को। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा, देखो ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसने 17 साल, 18 साल, 22 साल तक रखे। ठीक है ना, परचेज 2001 में किए थे, मैं 2022 में उसने 22-23 में उसने सेल किया, ऐसा मान लेता हूँ करंट ईयर में आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे लेते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने रुपए में हमने परचेस किए थे, परचेस कितने रुपए में किए थे, ये 150 शेयर्स था, परचेस कितने में किया था, एक शेयर 1,500 रुपए में परचेस किया था, तो 150 इंटू 1,500, ये 2,25,000 रुपए में परचेस की हुई चीज थी, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर, कब सेल किया, 2022-23 में सेल किया 331। जिस साल में सेल करो न्यूमरेटर में उसका इंडेक्स लिखो, जिस साल में परचेस किया था उसके इंडेक्स डिनोमिनेटर में लिखो, तो 100। ठीक है, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइडेड बाय 100, दैट वुड बी 7,44,750। डन है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7,50,000 माइनस 7,44,750, 5250 का आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 5250 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब देखो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब हमारा रूल क्या बोलता है, कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी चीज आप बेचते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, और उसके सामने आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हो, तो 54F के हिसाब से आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है 54F के हिसाब से। तो 54F के हिसाब से हम डिडक्शन लेना चालू करते हैं। तो 54F के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि 3,75,000 का उसने परचेस किया है, तो लेस करते हैं सेक्शन 54F के हिसाब से डिडक्शन। कैसे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट ले लो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय का क्या करो, नेट कंसीडरेशन, उन्होंने बोला है नेट कंसीडरेशन, आपको क्या करना है, सीधा सीधा कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन आपको लेना है, सिंपल है। तो कैपिटल गेन कितना है 5250, न्यूमरेटर में लो, डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, नहीं दिया है तो सेल कंसीडरेशन को ही नेट कंसीडरेशन मान लो, दैट्स इट, 3,75,000 इंटू 5250 डिवाइडेड बाय 7,50,000, दैट वुड बी 2625 का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 2625 का, 5250 माइनस 2625, तो 2625 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल गेन। देखो ये मैं फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ, इससे इजी नहीं बता सकता फॉर्मूला, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, अब इससे ज्यादा इजी नहीं बता सकता। आई होप सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इफ यू फाइंड एनी डाउट देन प्लीज डू मैसेज मी, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।